हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ रोटेशनल का सेकंड लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया, आप समझ रहे होंगे। एक बार टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रैक्टिस होगी तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर मैं ये सोच करके पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों के टॉर्क पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। नहीं है तो प्लीज़ उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन भी स्टडी करें, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर्कुलर मोशन और टॉर्क का बड़ा अच्छा समावेश होने वाला है। तो सर्कुलर मोशन के लिए आप क्रैश कोर्स वाला लेक्चर दोबारा देखें एक बार, ताकि आपको वहाँ पे AC, AT इसके बारे में बहुत अच्छे से पता लगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ताकि हम चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर पाएं। आइए समय खराब नहीं करते, क्वेश्चन शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एक रॉड है, ओके, जिसका मास कितना है M और लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों L। ये इसकी एक्सेस आपको गिवन है इस तरह से, ओके, यानी कि इट इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। इन वर्टिकल प्लेन, ओके, ये वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए क्या है प्यारे बच्चों? फ्री है। यहां से इसको कह रहा है क्वेश्चन में कि यहां से रॉड को रिलीज कर दिया गया है। ऐसे था और ऐसे करके इसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। दिस इज द टाइम एट t इज इक्वल्स टू 0। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड अल्फा जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज, यानी कि जिस समय इसको रिलीज किया उस समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए प्यारे बच्चों। फिर आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A निकालिए, इस A पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालिए जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज, उसी इंस्टेंट पर निकालना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, कहां होता है रॉड का सेंटर ऑफ मास? सर मिड पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चों इसका भी एक्सेलरेशन क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले अल्फा, अल्फा मतलब अल्फा निकालना है। अल्फा, अल्फा के मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगाना होगा, है ना। फील आ रही है प्यारे बच्चों? तो टॉर्क क्या लग रहा है? टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा मैं जानता हूं। अब इस पर क्या लग रहा होगा? रॉड को ध्यान से देखो तो इसके सेंटर ऑफ मास पर क्या लग रहा होगा? mg। mg इसको क्या कर रहा होगा? नीचे की तरफ ला रहा होगा। इसी वजह से इसके ओमेगा में चेंज आ रहा होगा, क्योंकि अभी ओमेगा कितना है? इनिशियल सर 0 है, क्योंकि इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ओके। तो प्यारे बच्चों जब यहां से इसको रिलीज करेंगे तो mg कहां लग रहा होगा? नीचे। तो इस mg के टॉर्क की वजह से mg सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। ये लेंथ कितनी है? L/2। तो क्या mg इंटू L/2 से टॉर्क आ जाएगा mg L/2। क्लियर है प्यारे बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट कितना होता है? रिजल्ट्स याद होंगे आपको, mL²/3। कितना? mL²/3। क्लियर है? तो टॉर्क इज इक्वल टू प्यारे बच्चों आई अल्फा लिख देता हूं। तो यहां से मेरे पास आई की वैल्यू पुट करके अल्फा आ जाएगा 3g/12। कितना आ जाएगा? 3g/12। तो इसका मतलब जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, किसका? इस रॉड का। दिस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज व्हाट? दिस इज 3g/12। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अल्फा आ चुका है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखें। ए पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो ये रहा ए पॉइंट। ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल यानी कि रॉड की स्पीड बढ़ती है, पहले 0 होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो इसके पास एक AC होगा टुवर्ड्स द सेंटर और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में AT हो जाएगा पॉइंट A पर। प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है? L। तो इसका मतलब जो AC होता है क्या होता है? ओमेगा²R। ओमेगा कितना है? 0, क्योंकि जस्ट आफ्टर क्या था? ओमेगा कितना था? 0। तो AC कितना आ गया? 0। अब बचा AT। AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। AT होता है R अल्फा। क्या होता है? R अल्फा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर ये रेडियस R हो तो इस पॉइंट के लिए जो AT होता है वो R अल्फा होता है। तो इस पॉइंट के लिए रेडियस किसके बराबर हो गई? L के बराबर हो गई। तो AT बराबर L अल्फा। अल्फा कितना है? 3g/12। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3g/2 आ जाएगा। यहां से मेरे पास AT आ गया। अब सोचो बेटे इस पॉइंट के दो एक्सेलरेशन है, एक AC और एक AT। तो क्या जो रिजल्टेंट होगा क्या वो कुछ ये होगा? तो क्या दिस वुड बी अंडर द रूट ऑफ AC² प्लस AT का स्क्वायर। जब आप यहाँ पे रखेंगे AC की वैल्यू तो 0 और इसकी वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 3g/2। तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे ओमेगा पता है तो मैं AC निकाल सकता हूँ, अल्फा पता है तो AT निकाल सकता हूँ, ये दोनों पता है तो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन क्या कर सकता हूँ? कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर आपसे कह रहा है आल्सो फाइंड ACM। ACM मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या है? यहाँ है। ये इसका मतलब रेडियस कितनी होगी? L/2 हो गई। तो क्या इसका भी एक AC होगा और एक क्या होगा प्यारे बच्चों? AT। AC क्या होता है? ओमेगा²R। R की जगह क्या है? L/2। चूंकि ओमेगा कितना था? 0। इसी इंस्टेंट पर जब ओमेगा 0 तो प्यारे बच्चों ACM कितना आ गया? 0। अब बचा क्या? AT। तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? सर ये होगा L/2 इंटू अल्फा।
अल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चों हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना 3g/12। ये उठा करके कहाँ रख देंगे, इस वाले पॉइंट में यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 3g/4 आ जाएगा। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन वुड बी इट्स रिजल्टेंट, this would be what, net acceleration, this is under root this square plus this square, यहां से AC कितना है प्यारे बच्चों 0, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3g/4 आ जाएगा। तो आशा करता हूं समझ में आया प्यारे बच्चों। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, AC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, ACOM की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। आइए बढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स, पुली प्रॉब्लम्स आपने न्यूटन्स लॉज में भी पढ़ी थी, अब आप रोटेशन में पढ़ेंगे। विश्वास कीजिए मजा आ जाएगा, लेकिन पेशेंस रखनी होगी, वादा करेंगे और थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि जो शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम इन आंधियों से कहें तो औकात में रहें, थोड़ा सा पेशेंटली आइए हैंडल करते हैं। विश्वास कीजिए थोड़ी देर बाद इतना स्मूथ हो जाएगा सब कुछ और आपको लगेगा अरे यार क्या छोटी छोटी सी गलतियां करता था, क्योंकि एक एडवांस लेवल है प्यारे बच्चों और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा बस आपसे कहना है प्लीज स्टे कनेक्टेड। देखो जरा कितना बढ़िया से सवाल समझ में आने वाला है प्यारे बच्चों। इस पूरी प्रॉब्लम को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ सर्कुलर मोशन का। अगर ये कोई बॉडी है, कोई डिस्क है, कोई रिजिड बॉडी है जो किससे घूम रही है, अल्फा से। किससे, अल्फा से। तो मैंने लेक्चर 1 में क्या बताया था कि सर अल्फा सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का अल्फा क्या रहता है, सेम। तो जो अल्फा इसका होगा वही अल्फा इसका होगा, वही अल्फा इसका होगा और वही अल्फा किसका होगा, रिजिड बॉडी का। तो प्यारे बच्चों P पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है। कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। तो P पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा प्यारे बच्चों वो कुछ इधर की तरफ होगा। मैं जानता हूं AT क्या होता है, R अल्फा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, R1। तो जो ये होगा वो कितना हो जाएगा, R1 अल्फा। क्या हो जाएगा, R1 अल्फा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये ऐसे घूम रहा है तो इस वाले पॉइंट का R3 अल्फा। मल्टीपल टाइम्स हम इस बात को एक्चुअल में करने वाले होंगे। फिलहाल चूंकि जरूरत पड़ने वाली इसलिए बस यहाँ समझ रहा हूँ। AC वेसी भी होते हैं, अभी AC की बात मत करो, सेंटीमीटर की बात नहीं करनी, अभी केवल टेंजेंशियल की बात करनी है। ये अल्फा तो क्या प्यारे बच्चों, ये होगा R2 अल्फा। यस सर। तो सर इसका मतलब दैट AP इज R1 अल्फा। प्यारे बच्चों AQ इज R2 अल्फा एंड AR इज R3 अल्फा। क्लियर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक स्ट्रिंग है, ओके। ये स्ट्रिंग एक डिस्क के साथ अटैच है, okay. Important thing is what, that there is no slipping. इस पॉइंट पर कोई स्लिपिंग नहीं है। जब स्लिपिंग नहीं है तो प्यारे बच्चों जो रस्सी है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में नो रिलेटिव मोशन। और जब रिलेटिव मोशन नहीं होता तो सर जो एक्सेलरेशन इसका होगा, जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी और जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा वही इसका होगा। यानी कि अगर ये पॉइंट P है, ये Q है, तो प्यारे बच्चों AP बराबर क्या आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू AQ। क्या मेरी बात क्लियर है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। अगर स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A है तो क्या इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन A होगा। यस सर। कंस्ट्रेंट से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, जब हर पॉइंट का A होगा तो क्या इस वाले पॉइंट का भी A ही होगा। यस सर। तो इसका मतलब जो AQ होगा दैट AQ इज इक्वल्स टू A। अब प्यारे बच्चों जो इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट P है, क्या उसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, R। ये वाली डिस्टेंस कितनी गिवन है, R। तो अभी भी पता लगा है क्या इसका एक्सेलरेशन होगा R अल्फा, दैट AP इज इक्वल्स टू R अल्फा। और प्यारे बच्चों अभी पता लगा है कि दिस मस्ट बी इक्वल, यानी कि AQ इज इक्वल्स टू AP। तो AQ कितना है A, AP कितना है R अल्फा। तो A की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू R अल्फा। तो ऐसे में क्या कर सकता हूं, इसके एक्सेलरेशन और इस पॉइंट के एक्सेलरेशन में क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, एक रिलेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। इसमें मजा तब आता है प्यारे बच्चों अगर ये पॉइंट यहां होता, इसका यहां एक रस्सी होती, ओके। सोचो अगर यहां ये स्ट्रिंग यहां होती छोटे r डिस्टेंस पर, प्यारे बच्चों ये अल्फा से घूम रहा होता, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 होता, तो क्या इसका भी A1 होता और क्या इसका R अल्फा होता। कितना होता, R अल्फा होता। तो क्या दिस A1 मस्ट बी R अल्फा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस पॉइंट का जो भी एक्सेलरेशन होता है वो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन आपस में क्या होता है, बराबर। क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा, आइए इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। ये एक आपको सिंपल पुली दिखाई दे रही है, ये पुली, ओके। और इस बार कमाल की बात ये, इस बार पुली पर फ्रिक्शन 0 नहीं है।
पहले तो आप क्या पढ़ते थे, जो पुली पढ़ते थे प्यारे बच्चों, उस पर रस्सी क्या करती थी, स्लाइड करती थी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता था, 0। इस बार ऐसा नहीं है। अच्छा कमाल की बात है, वहां पुली आपकी क्या होती थी, मासलेस। इस बार पुली का मास भी है, ओके, और पुली पर फ्रिक्शन भी है। तो ऐसी सिचुएशन में पुली क्या करेगी, रोटेट करते कुछ इस तरह से लाइक दैट। क्या मेरी बात क्लियर है? तो फील आ रही है सर? जब इस पर एनजी लग रहा होगा नीचे की तरफ, धागे में टेंशन आ रही होगी टी ऊपर की तरफ, पी इधर, तो टी क्या होगा, इधर होगा, ये घूमेगा इधर। अल्फा की डायरेक्शन कहीं भी मान सकते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। क्लियर है? अब जरा प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माना इसका एक्सेलरेशन कितना है, a, तो न्यूटन लॉस वाली पहली इक्वेशन, हाँ जी, mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। तो न्यूटन लॉ वाली पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। अब पुली को ध्यान से देखें, ये पुली आपको दिखाई दे रही है, इस पर टेंशन कितनी आ गई, टी, अल्फा से घूम रहा है। प्यारे बच्चों सोचो अगर यहाँ ये खूंटी ना होती, ये हिंज ना होती, खूंटी या हिंज जिसको कहते हैं, ओके, अगर सोचिए ये हिंज ना होती तो क्या रुख पाता, नहीं सर, नीचे गिर जाती। तो इसका मतलब यहां से भी एक फोर्स लग रहा होगा, और चूंकि इसका वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए हिंज फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी और ये वाली टेंशन के बराबर होगी। फिलहाल मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं लिखना चाहता हूं टॉर्क अबाउट दिस हिंज पॉइंट। तो जब मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसी पॉइंट पर लग रहा है। अब बचा कौन सा, टेंशन। ये टेंशन, ये डिस्टेंस कितनी है, r, तो क्या टेंशन का टॉर्क हो गया T इंटू आर, कितना, T इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। I आपको प्यारे बच्चों गिवन होगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, T इंटू आर इज इक्वल्स टू I अल्फा। और प्यारे बच्चों एक रिलेशन और, चूंकि यहाँ A है तो यहां भी A होगा, क्या इसका R अल्फा होगा, तो क्या R अल्फा A के बराबर होगा, यस सर। यानी कि दैट एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों R अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, A बाई R, उठा के यहां रख देंगे, तो क्या T इज इक्वल्स टू I E बाई R आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहां से जब, और ये R इधर चला गया तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्लियर है? बस मजा आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर देंगे, तो क्या mg इज इक्वल्स टू ma प्लस i a बाई आर का स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो यहाँ से mg a कॉमन, m प्लस i बाई आर स्क्वायर, सो दैट a इज इक्वल्स टू mg प्लस m i बाई आर का स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो इससे से रिजल्ट आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू लिखनी हो तो सेकंड इक्वेशन से द टेंशन इज इक्वल्स टू I बाई आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, mg m प्लस I बाई आर का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से द टेंशन इज इक्वल्स टू I mg ऑन आर स्क्वायर अंदर चला गया, m आर स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और I से अगर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा mg m r स्क्वायर बाई I प्लस 1। इट वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन। क्लियर है? थोड़ा सा शुरू में भारी लगेगा, लेकिन अभी मैं इसके 4-5 सवाल आपको कराऊंगा, तो प्यारे बच्चों आपको बहुत बढ़िया फील आएगी। आइए बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये देखी हुई है एटवुड मशीन है भाई, ये नहीं एटवुड मशीन नहीं है, एटवुड मशीन पढ़ते थे एनएलएम में, कुछ उसके जैसी ही है ना। लेकिन इस बार डिफरेंस क्या है, वहां पे मास होता था 0, यहाँ पे मास 0 नहीं है। वहां फ्रिक्शन होता था 0, यहाँ फ्रिक्शन 0 नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है प्यारे बच्चों इस पुली का। अच्छा पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया होता तो आप क्या मानते हैं, डिस्क मानते हैं, है ना। अगर ना दिया जाए तो आई ऑफ पुली को आई ऑफ क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, डिस्क, यानी कि mr स्क्वायर बाई 2 एज्यूम कर लेते हैं। वैसे तो गिवन होता है मास एंड रेडियस आर m1 ग्रेटर देन m2। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब शुरू करते हैं सबसे पहला काम। वाओ क्या लग रहा होगा, m1g इधर की तरफ, m2g, यहाँ टेंशन T और यहाँ टेंशन T। गलती मत कीजिए, क्यों सर, मासलेस स्ट्रिंग है तो क्या टेंशन मस्ट बी सेम, यस। लेकिन प्यारे बच्चों वो तब होती थी जब पुली पर फ्रिक्शन क्या होता था, 0 होता था। इस बार फ्रिक्शन 0 नहीं है, तो फ्रिक्शन 0 ना होने के कारण यानी कि जो टेंशन है ये वाली ये अनइक्वल होगी। आइए जरा इसको समझते हैं प्यारे बच्चों कैसे। अगर ये पुली आप देख रहे हैं ध्यान से, तो ये पुली रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियस है देयर इज नो स्लिपिंग, यानी कि स्ट्रिंग पुली पर स्लिप नहीं कर रही है।
तो इसका मतलब इसको फ्रिक्शन का सपोर्ट मिल रहा होगा। तो पुली का एफबीडी बनाएंगे तो क्या कह रहा है बच्चों, पुली पर फ्रिक्शन हर पॉइंट पर देखो कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा होगा जो उस पुली को घुमा रहा होगा। जब ये फ्रिक्शन पुली पर इधर है, क्या फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो क्या इस पर अगर फ्रिक्शन इधर है तो जो रस्सी होगी प्यारे बच्चों, ये वाली जो रस्सी आप देख रहे हैं, इस रस्सी पर क्या इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब जब पुली पर फ्रिक्शन इधर है, रस्सी पर इधर है, तो एक काम करते हैं, इसके छोटे से पार्ट का को जूम किया और छोटा सा पार्ट यहां पे मैंने शो कर दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने माना कि यार रस्सी पर टेंशन अलग अलग होती, यहां पर कितना T1 और यहां कितना मान लिया T2, क्लियर है। तो जब ये T1 और ये T2, या इसको T डैश कहूं, तो क्या प्यारे बच्चों इस पर फ्रिक्शन इस पार्ट पर ऐसे लग रहा होगा? यस सर। मास कितना है? 0। तो इसका मतलब सर जो फोर्सेस होंगे बैलेंस होंगे। क्या क्या एक्सेलरेटेड पड़े ही हो रही हो, जब मास 0 होता है तो आप सभी जानते हैं रस्सी का तो मास 0 है ना, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हाट? 0। तो इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी सर मेरे पास, अगर मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन नीचे भी होता तो क्या इक्वेशन होती सर? ये होती T1 माइनस T डैश माइनस F इज इक्वल्स टू क्या प्यारे बच्चों dm इंटू ए, ये 0। तो क्या T1 माइनस T डैश माइनस F इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से प्यारे बच्चों जो मेरे पास जो T1 आ जाता, क्या वो T डैश प्लस F आता। यानी कि सर इसका मतलब आप ये सही कह रहे हैं कि जो T1 है दैट इज नॉट इक्वल्स टू T डैश। यानी कि सर इस बार रस्सी के इस वाले पार्ट से जैसे ही ऊपर जाता हूं तो टेंशन क्या होने लगती है? चेंज होने लगती है। क्लियर है? इसलिए अब मैं इस रस्सी के इस और इधर पार्ट पर टेंशन क्या मानूंगा? अलग अलग। तो ये टेंशन कितनी T1, ये टेंशन कितने प्यारे बच्चों T2। पूरे में इसमें तो सेम रहेगी, तो यहाँ पे कितना T1 और यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों T2, रेडियस कितनी हो गई R। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा टेंशन की वैल्यूज को, टेंशन निकालनी होगी। अच्छा प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन a इधर मान लेता हूं क्योंकि सर ने कहा m1 बड़ा है किससे? m2 से। a1 कहूं, इसका एक्सेलरेशन क्या कहूं? a2 कहूं। और एक अजम्पशन, और क्या अजम्पशन है कि जो पुली होगी इसका जो अल्फा होगा वो इधर की तरफ होगा क्योंकि पुली रोटेट कर रही होगी। तो पहली इक्वेशन यहां से, अच्छा एक और छोटी सी बात, क्या प्यारे बच्चों ये जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट का क्या r अल्फा होगा? यस सर। क्या बेटे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी r अल्फा होगा? चक्का है, ये नीचे r अल्फा तो इसका ऊपर r अल्फा, ये r अल्फा ये a2, तो क्या ये भी a2? यस सर। ये a1 ये r अल्फा, तो क्या सर ये भी a1। तो यहां से सर a1 बराबर r अल्फा, नो स्लिपिंग, और क्या है बच्चों a2 बराबर भी r अल्फा। तो इसका मतलब a1 बराबर a2 बराबर r अल्फा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको a कह सकता हूं। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। तो इसको क्या कह दूंगा सर? इसको a कहूं, इसको भी क्या कहूं प्यारे बच्चों? a कहूं। ठीक, क्या पढ़ा रहे हो सर? आज तो बहुत टफ लग रहा है। नो टेंशन एट ऑल प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देखिए, टाइम आपको देना होगा। रोटेशन है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, समय दीजिए, मजा आएगा। लेकिन अगर आपने इस लेवल को क्रॉस कर लिया, विश्वास करना, चाहे इरोडोव हो, चाहे क्रोटोव हो, चाहे शेलनोव हो, चाहे बुकोस्तो हो, दुनिया का कोई भी राइटर हो, उसकी कैसा भी सवाल हो, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं सर। इसकी इक्वेशन हो गई m1g माइनस T1 इज इक्वल्स टू m1a। दूसरी इक्वेशन प्यारे बच्चों T2 माइनस m2j इज इक्वल्स टू m2 into a। क्लियर? पुली के लिए ध्यान देना चाहता हूं, तो अगर पुली की बात करूंगा तो प्यारे बच्चों ये रही पुली। मैंने पहले ही कहा था प्रैक्टिस करके रखे टॉर्क की। क्या इधर की तरफ अल्फा है? यस सर। तो क्या इसका टॉर्क इधर होगा और इसका टॉर्क इधर होगा? ओके, तो जो अल्फा वाला टॉर्क होता है पॉजिटिव होता है, अल्फा के अपोजिट वाला टॉर्क नेगेटिव होगा। तो टॉर्क की इक्वेशन आ गई T1r माइनस T2r इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों? आई अल्फा। क्लियर है? तो यहां से मेरे पास T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू आई अल्फा बाई आर भी लिख सकता हूं क्या है बच्चों। और बस अब कुछ नहीं करना है, यहां से और अल्फा को क्या लिख सकता हूं? यहां से अल्फा को लिख सकता हूं a बाई आर। तो जब अल्फा को a बाई आर लिख देंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और यहां से मैं
1 को, 2 को और 4 को क्या कर दूंगा, अगर ऐड कर दूंगा तो क्या ये हो गए छम्मा छम्मा, ये हो गए छम्मा छम्मा, तो क्या m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू, चिंता मत करो, नहीं समझ में आया छोड़ो यार, सीधे सीधे ऐसा जुगाड़ बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे बच्चों m1 प्लस m2 प्लस i बाई r स्क्वायर इंटू a से दैट a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i बाई r स्क्वायर आ जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया। तो इस तरह से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन, इससे अल्फा भी निकाल सकता हूँ और a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ से t1 और t2 भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब याद करने का जुगाड़ क्या है सर, याद करने का जुगाड़ ये है कि ये क्या कुछ एडवर्ड मशीन टाइप्स है, कैसी मशीन टाइप है, एडवर्ड मशीन। तो एडवर्ड मशीन का एक्सेलरेशन कितना होता है सर, m1 माइनस m2 क्या बेटे g अपॉन m1 प्लस m2, तो इसमें बस एक टर्म ऐड कर दो, कौन सी, i बाई r स्क्वायर ऐड कर दीजिए, अगर पुली पर फ्रिक्शन है तो, क्लियर है, तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बकवास की जरूरत है, ये तो केवल प्यारे बच्चों एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। रिजल्ट तो देखो कितना आसान सा है, हैवियर मास में से m1 माइनस m2g m1 प्लस m2 i बाई r स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्या क्लियर है? आइए करते हैं कुछ और। प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये एक पुली, ओके, इस बार फ्रिक्शन है तो क्या टेंशन अलग अलग होंगी, यस सर। प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना दे रखा है, 4 kg मीटर स्क्वायर। इसका रिजल्ट हालांकि हमने पिछले टाइम पे कैलकुलेट किया था, तो सर ने क्या तरीका बताया था कि इसमें बिना इसका जो अल्टरनेटिव अप्रोच वो ये थी कि एक्सेलरेशन जो होता है टूल मशीन का वो क्या होता है, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो उसमें ये वाला टर्म क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो इफेक्टिव मास कहलाता है। क्लियर है? अब मुझे पता है m1 पता है, m2 पता है, ओके। प्यारे बच्चों g जानता हूँ, i बाई r स्क्वायर, i कितना गिवन है 4 kg मीटर स्क्वायर। इसमें ध्यान रहे अगर ये है होलो सिलेंडर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो i की वैल्यू यूज करेंगे प्यारे बच्चों mr स्क्वायर। अगर ये है सॉलिड सिलेंडर तो i यूज करते हैं mr स्क्वायर बाई 2, और अगर सिंपल ये कह दे कि ये है पूरी तो आप इस केस में यूज करते हैं mr स्क्वायर बाई 2, यानी कि स्ट्रेट लाइन के डिस्क। तो प्यारे बच्चों वैल्यू रखो और आंसर निकाल दो। क्लियर है? अच्छा, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो फिर तो सब कुछ आसान है। आप क्या इस पुली का एक्सेलरेशन अल्फा को, यस सर। तो प्यारे बच्चों a बराबर अल्फा से, अल्फा की वैल्यू a बाई r यानी कि अल्फा इज व्हाट सर 3.75 डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज 2। इससे मेरे पास अल्फा आ जाएगा प्यारे बच्चों। t1 t2 भी निकाल सकते हैं आप। कैसे? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सर, 5g कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन वुड बी 5g माइनस t1 इज इक्वल्स टू व्हाट 5a। प्यारे बच्चों a पता है, क्या t1 निकाल सकता हूँ, इसी तरह से t2 भी क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन फिर आपको दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के एक तो वही मेथड, बड़े वाला मेथड है, अपन शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड में सर, m1g लगाया है नीचे, तो प्यारे बच्चों ये मान लो कि यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है 0। अगर यहाँ फ्रिक्शन 0 होता तो क्या यहाँ टेंशन बराबर होती है ना, क्योंकि अगर फ्रिक्शन 0 होता तो क्या t1 बराबर t2 होता, तो क्या इक्वेशन आती m1g माइनस t बराबर m1a, और यहाँ से इक्वेशन आती t बराबर m2 इंटू a। ओके, क्या छम्मा छम्मा, तो क्या m1g बराबर m1 प्लस m2 इंटू a, तो क्या एक्सेलरेशन होगी m1g अपॉन m1 प्लस m2। वैसे भी आप सभी जानते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, लेकिन ये कब होता है, ये तब होता है जब यहाँ फ्रिक्शन ना होता। लेकिन क्या अब यहाँ फ्रिक्शन है, यस सर, तो टेंशन बराबर नहीं होंगी, यस सर। तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, इस m1 प्लस m2 की जगह पर आपको जो रिजल्ट आ रहा है बस m1 प्लस m2 में प्यारे बच्चों i बाई r स्क्वायर क्या कर देना है, एड कर देना है। आगे बस अब तो बल्ले बल्ले आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा प्यारे बच्चों। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ,
एक्सेलरेशन के बाद आई कैन कैलकुलेट अल्फा, दैट अल्फा इज इक्वल्स टू, I can calculate this alpha. Yes sir, that alpha is what? This alpha is, प्यारे बच्चों, a by r. तो a मुझे पता है, by r कर दूंगा तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा. T1 और T2 निकालना हो तो इसके लिए सॉल्व कर सकता हूँ. क्या इक्वेशन आएगी सर? m1g माइनस T1 इज इक्वल्स टू m1a. प्यारे बच्चों, a मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो T1 निकाल लूंगा. और T2 निकालना हो तो T2 इज इक्वल्स टू M2 into A. यहाँ पर क्या है बच्चों, A की वैल्यू रखो और क्या कैलकुलेट कर लो, T2 कैलकुलेट कर लो. तो ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है. बाकी बड़ा मेथड तो आपको समझ में आ ही गया है कि आपको बड़े मेथड से सॉल्व कैसे करना होगा. प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ये है प्यारे बच्चों एक होलो सिलेंडर. क्या है? होलो सिलेंडर. फिर बता दूं, क्रैश कोर्स से नॉलेज झाड़ने का यहाँ मेरा पर कोई इरादा भी नहीं है, ना कोई टाइम है. आता बहुत है लेकिन बताने की जरूरत नहीं है. प्यारे बच्चों, अपने को वो काम करना है, कुछ छोड़ना नहीं है. प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सबको कलेक्टिवली करते हुए चलना है. इसलिए जितने क्वेश्चंस और जितने इलस्ट्रेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज वो आप जरूर करें, है ना. बात हल्के और भारी की नहीं होती है. तो प्यारे बच्चों, ये mg, ये m है, ये आपका होलो सिलेंडर है. तो आपसे कह रहा है फाइंड acceleration of the block, okay, when m is released. okay, वैसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. जिस बार ऑब्वियस है, मोमेंट होलो सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर? इसका होगा mr का स्क्वायर. क्लियर है? और प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, तो सीधे सीधे टेंशन इधर, इस पर टेंशन इधर. ये क्या लग रहा होगा? mg. पहली इक्वेशन mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma. दूसरा इक्वेशन प्यारे बच्चों, यहाँ पर पुली पर टेंशन लग रही होगी, तो क्या ये इसको एक अल्फा दे रहा होगा? यस सर. पी आर बराबर आई अल्फा, तो क्या टी बराबर आई अल्फा बाई आर. और प्यारे बच्चों, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा. तो दैट a इज इक्वल्स टू आर अल्फा. तो यहाँ उठा करके किसकी वैल्यू अल्फा की रख देंगे, तो t बराबर आई ए बाई आर स्क्वायर आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या mg बराबर, यहाँ से a कॉमन आ गया प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर. क्लियर है? सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू mg अपॉन यस, हाँ जी, m प्लस आई बाई आर का स्क्वायर. सेम सिचुएशन वही चुकी दो बार. अब चूंकि i क्या है, mr स्क्वायर ही है, तो जब i की वैल्यू mr स्क्वायर रख देंगे तो mg m प्लस mr स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से आंसर कितना आ जाएगा? दैट आंसर कम्स आउट टू बी g/2. क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके बाहर नहीं आने वाला है, मेरा विश्वास कीजिए. बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, तो प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि अभी समय नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि पहले आप इसको डेवलप करें, फिर आप धीरे धीरे अपनी रैंक को इम्प्रूव करें. पहला इंपॉर्टेंट टारगेट होता है सिलेक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंट टारगेट होता है रैंक. क्लियर है? तो पहले सीट कंफर्म करें, फिर बढ़िया सीट की तलाश करें. और प्यारे बच्चों, चूंकि आप जान रहे हैं समय बढ़ चुका है, तो आपके पास और समय है, इसलिए फटाफट से फंडामेंटल्स को कवर करिए और फिर धीरे धीरे इसको एनहांस कीजिए. प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, और इसके एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर 100% सवाल पूछे जाते हैं. मैं आपको बता दूं, जैसे रोटेशनल के अंदर एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों, दूसरा थोड़ा बहुत टॉर्क, और तीसरा जो एंगुलर मोमेंटम है प्यारे बच्चों, इस वाले पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना होगा. आइए जरा समझते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना. डेफिनेशन कहती है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम तो आप जानते हैं p बराबर mv होता है, जिसे आप p वेक्टर कहते हैं. तो इसका मोमेंट यानी कि r क्रॉस p. r मतलब समझ गए आप लोग, वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पोजीशन वेक्टर ऑफ p. p तो क्या होता है, mv होता है. तो एक ही बात है, p मतलब v, यानी कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मोमेंटम है ये प्यारे बच्चों, ये l कहलाता है. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो l क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. फिर इसकी जो डायमेंशन है वो ml/t-1 होती है. इसकी यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है. और प्यारे बच्चों, आइए जरा समझते हैं, अगर ये अपने पास एक xy एक्सिस है
और ये कोई पॉइंट P जिस पर इस समय पार्टिकल इधर ये कोई पॉइंट A कहूं जिस पर पार्टिकल किसी mv मोमेंटम से जा रहा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा वहां खड़े हो जाओ। यहाँ से आर वेक्टर वही पहले की तरह किसको सूंघते हुए, वेलोसिटी को सूंघते हुए, ये आर वेक्टर हुआ प्यारे बच्चों। आर ये रहा, एम बी ये रहा, थीटा एंगल कौन सा होगा, बाहर वाला होगा। तो आर पता हो और मुझे एम बी पता हो, थीटा पता हो, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ आर पी साइन थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों। जहां आर है पोजीशन वेक्टर मोमेंटम का, क्लियर, लीनियर मोमेंटम का, और थीटा है इन दोनों के बीच का बाहर वाला एंगल। क्लियर है प्यारे बच्चों। डायरेक्शन फिर उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, चूंकि वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी किससे आएगी, राइट हैंड थंब रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया तरीका है, आप याद रखें सीधे सीधे प्यारे बच्चों। आर वेक्टर से पी वेक्टर की तरफ, आर क्रॉस पी। तो कैसे डायरेक्शन देखेंगे, जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है तो ये डायरेक्शन आर क्रॉस पी होगी। तो आर क्रॉस पी में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सर ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इनवर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन पे जरूर ध्यान रखें। चलिए प्यारे बच्चों मुद्दे की बात करते हैं। अगर थीटा कितना है 0 डिग्री, तो थीटा 0 या थीटा 180 पर जो साइन थीटा होगा दैट साइन थीटा इज 0। ओके, पार्टिकल रेस्ट पर है तो भी, तो इसका मतलब जो एल वेक्टर होगा वो क्या रहेगा, दैट एल वेक्टर कम्स आउट टू बी 0। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा प्यारे बच्चों इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, 0 होगा। तब अगर थीटा कितना हो 0, थीटा हो कितना 180 डिग्री। सर कहने के मायने क्या है प्यारे बच्चों, कहने के मायने ये है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ है और आर वेक्टर भी इधर की तरफ ही है, क्लियर। इस केस में एल क्या होगा, 0। बच्चों आर अगर ऐसे है और मोमेंटम अगर ऐसे है तो भी एल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। पार्टिकल रेस्ट पर है तो भी एल क्या होगा, 0 होगा। एल मैक्सिमम के लिए थीटा 90 रख देंगे तो एल मैक्स आर पी यानी कि एम बी आर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो अगर थीटा कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम एम बी आर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब इसका एक और तरीका समझे, चूंकि टॉर्क वन में बहुत सारे केसेस पढ़े थे, आइए फटाफट से पढ़ते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि थोड़ा सा समय टॉर्क वाले लेक्चर पे आप देंगे, इसलिए वो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रखा गया था, क्योंकि मेरा आपसे कहना था कि टॉर्क पे आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। अब देखिए आगे की चीजें सब कनेक्टेड है, कितनी आसान है प्यारे बच्चों। अगर मोमेंटम इधर की तरफ है और ये आर वेक्टर है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों पी के दो टुकड़े कर रहा हूँ, एक अलोंग द आर दैट इज पी पैरेलल, ये होगा आपका पी कॉस थीटा। ओके, और ये क्या होगा प्यारे बच्चों, पी साइन थीटा। क्लियर। तो डायरेक्ट आप दिस इनटू दिस भी कर सकते हैं, यानी कि दैट पी परपेंडिकुलर इनटू आर। तो एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका क्या है, एंगुलर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सीधे सीधे आर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आप एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों एक और बढ़िया तरीका है, ये है मोमेंटम, ये है आर वेक्टर, ये एंगल थीटा, मोमेंटम वेक्टर को पीछे बढ़ाया और क्या इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये आर परपेंडिकुलर है। ओके, तो प्यारे बच्चों ये आर परपेंडिकुलर है, ये क्या है, मोमेंटम है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस है आर, ये थीटा, तो ये थीटा है, ये थीटा, तो ये थीटा है, ये 90, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो क्या दिस पी इंटू आर साइन थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं आर परपेंडिकुलर। तो मैं ऐसे भी क्या कर सकता हूँ, एल वेक्टर लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों अगर ये पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, पॉइंट ए पर होगा और पॉइंट बी पर होगा, तो दोनों सिचुएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है ना। मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन बताऊंगा। मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है इसी लाइन के अलोंग, तो इस लाइन के अलोंग मूव करने पर स्पीड v कांस्टेंट है। तो जरा सोचो, ये वाली डिस्टेंस हमेशा इतनी ही रहेगी, तो मैं कह सकता हूं कि जो एल ए होगा प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा, एल बी के बराबर होगा। क्या क्लियर है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी। क्लियर है। तो आइए प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा कनेक्टेड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है इसको समझते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। और एक मैं आपको और बता दूं, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए
एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का प्यारे बच्चों एक फार्मूला ये वाला भी होगा। कौन से वाला सर? ये कौन सा? आई जे के। ओके प्यारे बच्चों आर वेक्टर को लिख सकता हूँ एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। पी को लिख सकता हूँ पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। तो यहाँ से एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये भी मेरे पास एक तरीका है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को कैलकुलेट करने का। प्यारे बच्चों आपको लग रहा होगा सर गंभीर होते जा रहे हैं, बिल्कुल गंभीर होने की जरूरत है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इस समय पेशेंस रखने की जरूरत है। विश्वास कीजिए, लेक्चर को ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा एक बार लेक्चर ढंग से समझ लोगे प्यारे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड और पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें, बहुत पेशेंस के साथ और मेरे साथ मेहनत करने का जज्बा रखें। मंजिलें मिल ही जाएंगी। चलिए तो सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। ओके तो प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम के मेरे पास तरीके आ गए हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड से इसकी डायरेक्शन आ जाती है। आर इंटू पी परपेंडिकुलर से काम चलता है, पी इंटू आर परपेंडिकुलर से काम चलता है। पी आर और थीटा पता हो तो भी एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। थीटा 0, थीटा 180 के केस में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 0। पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो भी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? 0 होता है। आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पार्टिकल जिसका मास कितना है m, स्पीड कितनी है v, ओके, एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक, एज शोन इन द फिगर। और आपसे कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज डिक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है ना? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट भी याद रखेंगे तो प्यारे बच्चों काम चल जाएगा। सबसे पहला काम, ये कौन सा वेक्टर? सर दिस इज आर वेक्टर। क्या प्यारे बच्चों इस एंगल को क्या कहूँ? इस एंगल को थीटा कह सकता हूँ। तो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ वुड बी एम बी आर साइन थीटा, वो भी कौन से इंस्टेंट पर? इस इंस्टेंट पर, जबकि पार्टिकल किसी जनरल पॉइंट पी पर है। अब प्यारे बच्चों मुझसे कह रहा है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कांस्टेंट यहाँ से चलना शुरू करता है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्या इसको पीछे बढ़ा दूं? यस सर, इसको प्यारे बच्चों पीछे बढ़ा देंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल कितना डिग्री है? सर ये एंगल है 90 डिग्री। तो क्या प्यारे बच्चों यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से क्या पता लग रहा है? इस ट्रायंगल से पता लग रहा है दैट एन इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। क्लियर है? यस सर। तो जब ये आर साइन थीटा आ जाएगा तो जो एल ओ होगा क्या वो होगा? एम वी। क्या प्यारे बच्चों एल आ जाएगा। और आप जानते हैं क्या ये m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस l हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो पार्टिकल कहीं भी हो इस लाइन पर, ये पार्टिकल यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, ये डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? और प्यारे बच्चों दूसरी चीज आप समझें, अगर ये पार्टिकल कहीं यहाँ पर होता तो जरा सोचिए इस स्थिति में क्या प्यारे बच्चों आर की वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन जरा सोचिए अगर आर की वैल्यू बढ़ भी जाती तो क्या प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू कम हो जाती। तो ये आर और थीटा आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो एल हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इसलिए अगर कोई पार्टिकल पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर कभी भी पार्टिकल पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाए तो पार्टिकल कहीं भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है प्यारे बच्चों। मुझे सीधे सीधे ये डिस्टेंस लिखनी है। माने डिस्टेंस कितनी है? d। ये कितना है? एम नॉट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम नॉट डी होगा। किसके अबाउट? ओ के अबाउट, वेदर द पार्टिकल इज एट ए, एट बी और एट सी। क्या क्लियर है? अब प्यारे बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह का कुछ मिलता जुलता सवाल है। एक पार्टिकल m मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसके अराउंड कुछ ऐसे। तो आपसे पूछ रहे हैं जो एल ए है दैट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ व्हेन द पार्टिकल इज एट ए। LB is the angular momentum of the particle when the particle is at B। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस सिचुएशन में अब आपको LA और LB में क्या बताना है? रिलेशन कैलकुलेट करना है।
तो LA/LB में रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए तो प्यारे बच्चों LA/LB में क्या करना है, रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना है यार, सिंपल इसको पीछे बढ़ाओ, यहां से इसके ऊपर क्या डाल दोगे, परपेंडिकुलर। तो यार परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी होगी, MB होगी, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी होगी, MB होगी, ये कांस्टेंट है। तो A पर कितना हुआ सर, A पर हुआ MB इंटू आर परपेंडिकुलर, क्लियर है प्यारे बच्चों। B पर कितना हुआ सर, B पर भी MB इंटू आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सर LA इज इक्वल्स टू MB। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए अगला सवाल करते हैं। हाँ जी, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है कितनी वेलोसिटी से, v0 से, किसी एंगल थीटा पर प्यारे बच्चों। ये है आपका ओरिजिन, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये है प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस, ये कौन सी है वाई एक्सिस। पार्टिकल है P पॉइंट पर जब, ओके, तो आपसे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P अबाउट O, है ना। तो O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो जब पार्टिकल कहां पर हो, P पॉइंट पर हो। तो सब बच्चे जानते हैं इस वाले पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होती है, mv0 cos थीटा। यस सर। तो प्यारे बच्चों ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर हो सर, ये हुआ आर वेक्टर। तो प्यारे बच्चों अगर ये थीटा पता लग जाए तो क्या एंगुलर मोमेंटम होगा mv0 cos थीटा इंटू आर इंटू साइन थीटा। सॉरी, ये जो भी एंगल है फाई कहूँ इसको, है ना। तो ये फाई यानी कि साइन फाई। अब यानी तो बहुत लंबा चौड़ा काम होगा, कोई जरूरत नहीं है इसको अप्लाई करने की, क्योंकि फिर ये निकालो दुनिया भर के काम। अपने को तो सीधा से जुगाड़ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। क्या जुगाड़ समझ में आ रहा है, जब ये mv0 cos थीटा पर है तो क्या इसको प्यारे बच्चों पीछे बढ़ा सकता हूँ। यस सर। क्या ये है h मतलब h मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट, हो गया जी काम। तो क्या दिस इंटू दिस, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट P अबाउट O is what sir, mv0 cos theta into h max। क्लियर है। सो दिस इज mv0 cos theta और h max क्या होगा सर, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैं इस तरह से क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ। और जब ये सोचो ग्राउंड पर टकराने वाला होगा तो क्या प्यारे बच्चों, उस समय सब बच्चे जानते हैं v0 है, तो ये v0 ही होती है। क्लियर। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या वो v0 साइन थीटा होगा। तो ये m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mv0 हो जाएगा, ये क्या होगा r हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये पॉइंट हो प्यारे बच्चों q, तो जो LQ होगा क्या वो दिस इंटू दिस हो जाएगा। यस सर। यानी कि mv0 साइन थीटा। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है जानने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े प्यारे बच्चों, उसमें ही बताया जाता है कि जब किसी पार्टिकल को आप ऐसे थ्रो करते हैं तो ये जो एंगल थीटा होता है ये एंगल थीटा सेम होते हैं, और ये जो स्पीड होती है ये स्पीड भी क्या होती है, v0 ही होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से mv0 साइन थीटा इंटू रेंज यानी कि r लिख सकता हूँ। अब देखो ऑप्शन थोड़े डराने वाले हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो रेंज r होगी that range R would be that LQ is equals to mv0 sin theta into v0 square capital sin 2 theta by g। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा O के अबाउट, कब, when the particle is at point Q। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चंस मैं आपका एंगुलर मोमेंटम के करा रहा हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सबके रिजल्ट याद रखें। थोड़ी सी पेशेंस की आपको यहाँ पे जरूरत होगी। आइए करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg विद वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और प्यारे बच्चों पार्टिकल इस समय कहाँ पर है, 2 3 -1 पर है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन। ऑरिजिन बोलिए तो
यानी कि 0 0 0। तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, एल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आर क्रॉस क्यू डालना, एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आई जे के। आई की वैल्यू कितनी होगी सर यहाँ से, यानी कि आप लिखते हैं आर यानी कि पोजीशन 2 3 -1। और प्यारे बच्चों वेलोसिटी से पहले मोमेंटम लिखिए क्योंकि मुझे चाहिए पी वेक्टर दैट इज m इंटू वी। वाह 1 कीजिए, किस्मत बहुत बढ़िया है। तो क्या 2i प्लस 2j प्लस 3j प्लस 4k से इट कम्स आउट टू बी 2i प्लस 3j प्लस 4k से इट वुड बी 2 3 and 4। क्लियर है। अब ये डिटर्मिनेंट बन गया है, शायद आपको सॉल्व करना आता है, प्लस माइनस प्लस कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए और इसको सॉल्व करके एल वेक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। सॉल्व करना नहीं आता तो किसी मैथ्स वाले टीचर से सीख लीजिए, 5 मिनट लगते हैं इसको सॉल्व करने में। क्लियर है, ज्यादा बोल देंगे 5 मिनट, अरे यार 1-2 मिनट लगते हैं भाई। अब इसमें प्यारे बच्चों अगर यहाँ ओरिजिन ना होता, क्वेश्चन ध्यान से समझे, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ ओरिजिन ना होता और ये कहता है एल अबाउट, सपोज कोई पॉइंट ले लेते प्यारे बच्चों 1 1 और सपोज 2, ये इसके अबाउट कहता है। ओके वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने टॉप में भी कराया है, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे ये 1 1 2 के अबाउट कहता, तो 1 1 2 के अबाउट कहने की सिचुएशन में प्यारे बच्चों इस बार जो आर वेक्टर था ये आर वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज। अगर ये 1 1 2 के अबाउट कहता है प्यारे बच्चों, तो 1 1 2 के अबाउट कहता है तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इस क्वेश्चन को हम पहले एक बार याद कीजिए, कर भी चुके हैं। तो ऐसे में क्या करते, इसमें हम लोग फिर जो आर वेक्टर निकालते हैं दैट आर वेक्टर इज बेसिकली दिस माइनस दिस करते हैं, यानी कि 2 -1 आई कैप, ओके, प्लस 3 -1 जी कैप, और ये प्यारे बच्चों -1 -2 के कैप। तो इट कम्स आउट टू बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो फिर ये आर वेक्टर है। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखें कि अबाउट ओरिजिन कहा गया है या किसी पॉइंट के अबाउट कहा गया है। क्लियर। अब तो बहुत आसान है। यस, मुझे लिखना है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आई जे के लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, फिर आर वेक्टर को लिख सकता हूँ 1 2 -3 और ये लिख सकता हूँ 2 3 4। तो आशा करता हूँ सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से मेरे पास एल वेक्टर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आइए एक और एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल about A, B and C after T is equals to 2 seconds from rest। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2 kg की बॉल को कहां से रिलीज किया गया, रेस्ट से 100 मीटर के डिस्टेंस से। तो आपसे कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल निकालिए, किस किस के अबाउट, ए के अबाउट, बी के अबाउट और किसके अबाउट, सी के अबाउट। ओके, कब, आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट, जब इसको रेस्ट से रिलीज किया गया है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद। तो फ्री फॉल कर रही है बॉडी, फ्री फॉल कर रही है तो ये कुछ यहाँ होगा। तो क्या v बराबर u प्लस at लगा सकता हूँ, 0 प्लस g इंटू 2 से इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है प्यारे बच्चों। और ये कितना गिर गई होगी सर, हाफ gt स्क्वायर से हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, छम्मा 20 मीटर। तो ये कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 80 मीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो पार्टिकल कहाँ है, द पार्टिकल इज एट दिस पोजिशन एट दिस इंस्टेंट। अब ये 20 है, आपको लिखना है सबसे पहले किस किस के अबाउट लिखना है प्यारे बच्चों, ए के अबाउट। तो जब आप ए के अबाउट लिखेंगे अलग अलग बना लेते हैं। तो जब यहाँ पॉइंट क्या है, ए पार्टिकल है प्यारे बच्चों, ये कितना सर 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 kg, तो क्या 40 का मोमेंटम होगा। प्यारे बच्चों एक काम करना है, ये सीधे सीधे क्या हो गया, इसकी तरह से लाइन एक्शन कह सकता हूँ इसको। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, कितनी है ये सर, ये है 2 मीटर। तो जो एल अबाउट ए होगा प्यारे बच्चों, दिस इज 40 इंटू 2 से
इज दिस बी 80 kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन कहाँ होगी? ये कौन सा वेक्टर आर, यानी कि कुछ इस तरह से, इधर मतलब इनवर्ट्स, और इनवर्ट्स मतलब मैं इसको माइनस के कैप भी कह सकता हूँ। ओके, सो दिस इज माइनस के कैप। प्यारे बच्चों माइनस के कैप आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये इनवर्ट्स है। अब बात करते हैं पॉइंट बी के अबाउट। इसकी तो किस्मत ही फूट गई, यहीं से पास हुआ, तो इसका मतलब एल बी कितना होगा प्यारे बच्चों? सर दिस वुड बी 0। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों किसके अबाउट? सी के अबाउट। तो जो सी पॉइंट है वो यहाँ है क्या? फिर ये डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना है सर? ये 3 मीटर है। तो जो एल होगा अबाउट सी, दैट वुड बी सिंपली 40 into 3 से दिस वुड बी 120 यूनिट्स। लेकिन इसमें एक खास बात है, डायरेक्शन का ध्यान रखें। कैसे? क्या ये कौन सा वेक्टर हुआ सर? आर वेक्टर। तो क्या आर क्रॉस पी इधर होगा? इधर मतलब प्यारे बच्चों आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड मतलब क्या होगा? डॉट होगा। डॉट मतलब के कैप होगा। तो यहाँ जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा दिस वुड बी 120 के कैप। क्लियर है? तो मैं ए के अबाउट, मैं बी के अबाउट, मैं सी के अबाउट कितने पर? 2 सेकंड पर क्या कर सकता हूं? एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट था, आपने आप स्पीड निकाली, स्पीड निकाल करके मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो पी वेक्टर आ गया। फिर आपके इसके बाद तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये थी कहानी हाउ टू राइट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट। अब हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज द 4th गोल्डन रूल ऑफ मैकेनिक्स। पहला कौन सा था? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। दूसरा कौन सा था प्यारे बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम। तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो रेडी हो जाइए, आइए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे ज्यादा सवाल प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद अगर किसी टॉपिक पे पूछे गए हैं तो वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो तैयार हो जाइए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। प्यारे बच्चों हम लोग लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे आप जानते हैं प्यारे बच्चों P बराबर क्या होता है? mv। जो काम यहाँ v कर रहा है, m कर रहा है, यहाँ p कर रहा है, सब बच्चे जानते हैं। रोटेशन में v की जगह कौन आ जाएगा? ओमेगा। m की जगह प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? I। तो जो p की जगह पे क्या आ जाएगा? l। तो फॉर्मूला हो गया l इज इक्वल टू I ओमेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है क्या कि जैसे यहाँ पर जो मोमेंटम में वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है p की डायरेक्शन होगी, इसी तरह से प्यारे बच्चों l की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। क्लियर है? अब ये मैं आपको थोड़ा सा भी और डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन देखने का तरीका मैंने सर्कुलर मोशन में बताया था प्यारे बच्चों। जिस तरफ पार्टिकल सर्कल की तरफ चलता है, हमेशा पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन में इस तरह से आप जब हाथ घुमाएंगे तो ये अंगूठा जो है ये आपको ओमेगा की डायरेक्शन देगा। ओके, तो ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस। पहली बात, ओमेगा एक्सिस के अलोंग होता है क्योंकि एक एक्सियल वेक्टर है और जो इसकी डायरेक्शन है प्यारे बच्चों को इस अंगूठे से आपको पता लगती है। तो आपको अगर ओमेगा की डायरेक्शन पता है तो जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? एल की होगी। और प्यारे बच्चों जिस एक्सिस के अबाउट एल लिखा जाएगा उसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या क्लियर है? तो इस तरह से मुझे देखना होगा। मान लीजिए एक डिस्क है जिसका मास कितना है और रेडियस कितने हैं आप, क्या प्यारे बच्चों ऐसे घूम रही है, इसके ओमेगा की डायरेक्शन ये रही, तो जो ओमेगा होगा वही डायरेक्शन एल वेक्टर की होगी। तो इसका मतलब इसका एल वेक्टर कहाँ होगा? सर एल वेक्टर भी इसका आउटवर्ड होगा। क्लियर है? अब लिखना है आई। इसके और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? r²/2 सिंपली ओमेगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम मैं लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों एक रॉड है जो कुछ इधर की तरफ घूम रही है, ओमेगा पता है, जो डायरेक्शन ओमेगा की है क्या वही डायरेक्शन एल की होगी, यानी कि इसका भी जो एल वेक्टर होगा वो प्यारे बच्चों डॉट से ओमेगा की डायरेक्शन में ही होगा। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² इनटू ओमेगा से मैं एल लिख सकता हूँ पॉइंट ए के। क्लियर है? ये मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड है, इसको एम कहूँ। तो जो मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड होगा इसके अबाउट रॉड रोटेट कर रही होगी,
इसके ओमेगा की डायरेक्शन इस तरह से है। ओके, जब इस अच्छा बार बार ये की जरूरत नहीं होती, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ टॉक में भी। अगर डायरेक्शन है ये मतलब क्या है सर, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है डॉट, और डायरेक्शन अगर ये है यानी कि क्लॉकवाइज, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्रॉस। तो ये ml² / 12 × ओमेगा। अब ये सवाल देखें ध्यान से, प्यारे बच्चे, रॉड है जिसका मास कितना है m, लेंथ कितनी है l। अगर इसके अबाउट इसका क्या लिखा जाए, थोड़ी मेरी आज आवाज भी तकलीफ कर रही है और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए एनर्जी थोड़ी सी आज कम लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी पूरी कोशिश करूंगा, कंसंट्रेशन बनाए रखें और माफी चाहूंगा आज के लिए। क्या ये ओमेगा से घूम रहा है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है l/4। अब मुझसे कह रहा है एंगुलर मोमेंटम लिखो, तो दैट एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट सर, एंगुलर मोमेंटम इज ओमेगा, तो आपको पता ही है ये रहा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखेंगे। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए क्या होगा, क्या आपको पता होना चाहिए क्या, IC1। अगर आपको IC1 पता है जो कि कितना होता है ml²/12, तो क्या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकता हूं, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ml²/12 प्लस ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये भी l/4 होगी, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब आप प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे ये इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। क्लियर है, तो डायरेक्शन ऑफ L इज सेम एज दैट ऑफ द ओमेगा। अगर ये डायरेक्शन ओमेगा की है तो यही डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए, L की होनी चाहिए। सर अगर एक बात बताइए, अगर ओमेगा इधर है और L इधर है तो भैया एक काम करना होगा, L का कंपोनेंट ओमेगा के डायरेक्शन। प्यारे बच्चों, हम जिस कंसेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं उस कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ओके, मैं आपको उसका दिखाता हूँ कुछ इस तरह। क्लियर है, जिसका मास कितना है m, रेडियस कितनी है r। ठीक है, तो सर इसका मतलब इसका मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mvr sin थीटा। प्यारे बच्चों, इसके अबाउट लिख रहा हूं, सेंटर के अबाउट, तो ये r वेक्टर हुआ, ये वाला एंगल थीटा कितने डिग्री होगी 90 डिग्री, तो क्या इसकी वैल्यू होगी mvr, क्योंकि साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा mvr। क्लियर है, और प्यारे बच्चों अगर मुझे इसका ओमेगा दिया हो तो मैं जानता हूँ कि क्या v बराबर होता है r ओमेगा, तो जब v बराबर r ओमेगा तो ये मेरे पास हो जाएगा m r ओमेगा, ये भी कैपिटल R, क्योंकि r बराबर r है, तो क्या ये mr² ओमेगा आ जाएगा। क्लियर, यानी कि सीधे शब्दों में इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं i ओमेगा भी लिख सकता हूँ। क्लियर है प्यारे बच्चों, अब मुझे इसमें L वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है, तो सबसे पहले तो ओमेगा इधर है। क्लियर, और r क्रॉस v से ये क्या है r वेक्टर, ये क्या है v वेक्टर, तो क्या r क्रॉस v से L भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो L भी इस डायरेक्शन में और ओमेगा भी इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब L इज इक्वल्स टू I ओमेगा वाली बात सही है। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ओमेगा होता है उसी डायरेक्शन में L वेक्टर होता है। क्लियर है, अब इसको ऐसे समझो प्यारे बच्चों, ये वही वाला क्वेश्चन है, बस इसको ऐसे देखना है, ऐसे। ओके, तो इसकी वेलोसिटी इनवर्ड है, इसकी वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों, आउटवर्ड है। ये पॉइंट इस सर्कल के प्लेन में लाई कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, ये पार्टिकल जो कि ऐसे जा रहा है तो इसका ओमेगा ऐसे होगा, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो जरा सोचो L वेक्टर कैसे होगा सर, इसकी जो वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ है, ये रहा प्यारे बच्चों R वेक्टर R, तो R क्रॉस V से L की डायरेक्शन ये आ गई, इसका मतलब L और ओमेगा A की डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है तब जब ये पॉइंट जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं वो यहां ना होकर के इसके प्लेन से बाहर आ जाता है। जैसे आपसे कह रहा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P लिखो, O नहीं लिखना है, O के अबाउट तो सिंपल क्या लिखोगे, L बराबर I ओमेगा, और जो डायरेक्शन L की होगी वही डायरेक्शन ओमेगा की होगी। तो क्या अगर V कांस्टेंट है तो क्या प्यारे बच्चों L वेक्टर कांस्टेंट है, यस सर। लेकिन अब सोचो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि अगर पार्टिकल P यहां पर है तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी अंदर की तरफ ऐसे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस बार R वेक्टर ये होगा
क्योंकि पी के अबाउट पूछा है। थोड़ा टफ है, मेहनत करनी होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। सवाल आता है इसके ऊपर, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिनको देख के छोड़ने का मन करता है, लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट भी चिपका लोगे ना तो ध्यान रख लेना, रैंक में फर्क लग जाएगा। तो मैंने कहा और समझना है, नहीं समझना तो याद कर लेना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ये पॉइंट ये रहा, तो क्या प्यारे बच्चों ये रहा आर वेक्टर, यस सर दिस इज द आर वेक्टर। प्यारे बच्चों ये है वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ, ओके। तो ये दिस इज आर वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, आर से किधर की तरफ, वी की तरफ, आर क्रॉस वी, ये एल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। क्लियर है प्यारे बच्चों। दूसरा, जब ये यहां पहुंचेगा तो क्या अब इसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ है, यस सर। और प्यारे बच्चों ये रहा अब आर वेक्टर, तो सर वेलोसिटी हो गई इधर इस डायरेक्शन में, ये हो गया आर वेक्टर, तो आर से वी की तरफ इधर की तरफ, तो फिर ये आ गया एल वेक्टर। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों हो क्या रहा है, ओमेगा, तो क्योंकि पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन ये है, जो सेंस ऑफ रोटेशन ये है, तो राइट हैंड सेंस ऑफ रोटेशन ये, सर्कल का प्लेन ये, एक्सिस ये, एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा ये, तो ओमेगा तो इधर है, लेकिन क्या एल वेक्टर इधर है। तो इस सिचुएशन में मैं हमेशा कभी भी एल बराबर आई ओमेगा नहीं लिखता, क्योंकि ये डायरेक्शन किसकी है सर, एल की, और ये डायरेक्शन किसकी है, ओमेगा की। तो क्या एल और ओमेगा अलग अलग डायरेक्शन में। तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में क्या करते हैं, वी टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस एल वेक्टर, ओके। ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो प्यारे बच्चों ये थीटा, तो ये थीटा, ये वाला सर एल साइन थीटा, ये वाला एल कॉस थीटा। क्लियर है। और ये एल साइन थीटा अब मैं कह सकता हूं किसके अलोंग है, ओमेगा के अलोंग। प्यारे बच्चों इसको एल जेड कहो, क्या कहूं, जेड। अगर ये जेड एक्सिस है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर दैट एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू आई इनटू ओमेगा। प्यारे बच्चों से एल जेड भी लिख सकता हूं, आई ओमेगा जेड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा होल्ड नहीं करेगा, बल्कि इस सिचुएशन में L का ये कंपोनेंट ही आई ओमेगा के बराबर होगा, तब जबकि ये पॉइंट इसके प्लेन में ना होकर के इससे क्या हो, कहीं बाहर आ रहा हो। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या L वेक्टर इज कांस्टेंट, पूछा गया इसलिए पूछ रहा हूं, तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि एल वेक्टर की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, पहले इधर है, फिर इधर है, फिर अलग अलग जगह पे। इसका मतलब वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है। बट क्या एल जेड इज कांस्टेंट, यस एल जेड इज कांस्टेंट। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, क्या मॉड ऑफ एल कांस्टेंट है, यस ये सही है एल वेक्टर, लेकिन इस केस में कांस्टेंट नहीं है। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों समझ में आया। जब ये पॉइंट इसके प्लेन में है तो एल और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए जब आप एल बराबर आई ओमेगा लिखते हैं तो जिस एक्सिस के अबाउट आपका ओमेगा होता है उसी एक्सिस में आपका एल वेक्टर होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने आपसे कह दिया, बता दिया। अब इसमें आप एक बात समझें, अगर मान लीजिए ये कोनिकल पेंडुलम होता, क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम। देखो एकदम समझ में आएगा। अब आपसे कह रहा है कोनिकल पेंडुलम है, मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ओके। तो O पॉइंट के अबाउट, किसके अबाउट पॉइंट O, दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है मेरे बच्चों बाहर की तरफ अगर शो करोगे इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये डॉट हुआ, मेरे बच्चों ये क्या हुआ, क्रॉस हुआ, तो वेलोसिटी इधर, आर वेक्टर इधर, ये रहा। क्लियर है। तो इसका मतलब सर वेलोसिटी वेक्टर इधर, कमजोर दिल वाले जरूर देखें, याद रख लें। कोनिकल पेंडुलम देखते ही कह देना है कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। अब सोचो बेटे वेलोसिटी कहाँ है, इधर, okay, this is the r vector, so this is velocity, okay, this is the velocity, this is r vector, so क्या r cross v से that angular momentum vector would be in this direction, और इस केस में इस डायरेक्शन में। क्लियर है।
तो ये एल वेक्टर की डायरेक्शन है प्यारे बच्चों। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज। जबकि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा तो एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन एल इस डायरेक्शन में होगा। सो एल मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस। So I will again take the component of this. So this Lz is equals to I into omega. आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो अगर कभी भी ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसके प्लेन से बाहर चला जाए तो उस सिचुएशन में कभी भी L बराबर आई ओमेगा नहीं लगाते, बल्कि कंपोनेंट ऑफ L अलोंग ओमेगा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ L अलोंग ओमेगा। इज दैट क्लियर? चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब मैकेनिक्स खत्म होने की तरफ है, आ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और सोचे जब लोगों को इसके बारे में पता लगा तो एटम यानी कि जो मॉडर्न फिजिक्स में जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स थी, प्लैनेटरी मोशन हर जगह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने। यानी कि जहां जहां, जैसे आप देख रहे थे, याद है पहले सवाल करते थे नेट फोर्स बराबर ma से, फिर वही तरीका क्या करते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन करते थे। फिर हमने कहा यार तीसरा तरीका, जब वर्क एनर्जी थ्योरम से काम नहीं चला तो हमने एक नई चीज डिफाइन की, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कितने कमाल का प्रिंसिपल था। लेकिन सोचो उसके बाद भी अगर एक और हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ी तो वो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, दैट इज सिंपली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहली बात तो है साफ साफ पता लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम को आप किससे डिनोट करते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एल वेक्टर। तो इसका मतलब L इज कांस्टेंट। लेकिन बात ये कि L किस कंडीशन में कांस्टेंट है। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं जानता हूं एक्सटर्नल dp by dt होता है, तो इसका जो रोटेशनल एनालोगस होगा दैट टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों dl by dt। यस सर। अगर टॉर्क एक्सटर्नल क्या हो जाए जीरो, तो प्यारे बच्चों dl by dt क्या हो जाएगा जीरो, dl by dt जीरो। तो इसका मतलब जो L होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन टोटल एंगुलर momentum of system remains conserved। ओके, या इसे आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? सो ये मुझे बताना है। अब ये एल वेक्टर कांस्टेंट क्या है इसको और डिटेल में समझते हैं, लेकिन पहला आप ये तय कर लें कि आपको ये प्रूव करना होगा कि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। जैसे मेरे मन में विचार है टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सर टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा। यानी कि सर या तो थीटा कितने डिग्री 0 डिग्री, या थीटा कितने डिग्री सर 180 डिग्री, या आर क्या होगा 0, या बॉडी पर कोई फोर्स नहीं होगा। इन सारी कंडीशंस में प्यारे बच्चों टॉर्क क्या होता है 0। तो अगर आप ये प्रूव करने के लिए मैं सफल हुए कि सिस्टम पर लगने वाला नेट टॉर्क क्या है 0, तो जितना एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का पहले था उतना ही एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा प्यारे बच्चों बाद में रहने वाला है। क्या मेरी बात क्लियर है? आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ बढ़िया से सवाल। प्यारे बच्चों L क्या है कांस्टेंट, और L क्या होता है सर, L को आप लिखते हैं आई ओमेगा इज कांस्टेंट। आई ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों अगर आई ओमेगा कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है सर, आई ओमेगा अगर कोई कांस्टेंट K होगा या कोई C होगा तो सर जो ओमेगा होगा क्या वो C बाई I होगा, यानी कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होगा। यानी कि अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा दिया तो ओमेगा कम हो जाएगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर दिया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। लेकिन पहले टॉर्क को क्या प्रूव करना होगा, टॉर्क को आपको 0 प्रूव करना होगा। अगर टॉर्क 0 है तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा बढ़ा करके भी आप
ओमेगा को चेंज कर सकते हैं। सर आपने बताया था कि ओमेगा में चेंज करने के लिए टॉर्क ही लगना चाहिए, टॉर्क वो होता है जो ओमेगा को चेंज कर देता है। यहाँ तो बिना टॉर्क लगे भी ओमेगा में चेंज हो रहा है, लेकिन बेटे वहाँ आई कांस्टेंट था। अगर मैं किसी सिस्टम में प्यारे बच्चों आई को चेंज कर दूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक बहुत बढ़िया सवाल मैं आपको इसके ऊपर बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों देखिए, दो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा है मिस्टर, इसका नाम कह देते हैं सनी देओल। ओके, अब सनी देओल के हाथ में डंबल है प्यारे बच्चों, और ये ना इस रोटेटिंग डिस्क पर है। ओके, अब आपने क्या किया, रोटेटिंग डिस्क आपको डंबल दिखाई दे रहे हैं, तो प्यारे बच्चों पहली बात तो बताओ नेट टॉर्क देखते हैं सिस्टम पे, है ना, 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज, अच्छा एक और चीज मैं आपको बतानी भूल गया प्यारे बच्चों, टॉर्क के 0 होने का एक केस ये भी था कि अगर फोर्स कहाँ लगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगी, या फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के एंटी पैरेलल लगे, तो भी इसका टॉर्क एक्सिस का नाम क्या होता है, 0। इसलिए आज के बाद mg की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि mg कहाँ लग रहा है, एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। तो इस सिस्टम पर मैं कह सकता हूँ कि नेट टॉर्क क्या है, 0। अब सोचो इसी सिस्टम में इसने अपने हाथों को पास लाया, जब ये अपने हाथों को पास लाया तो क्या प्यारे बच्चों इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया, यानी कि सर पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ज्यादा था, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हुआ। यानी कि अगर I1 था अब I2 है, तो इसका मतलब सर I1 बराबर है किससे, I2 से। तो प्यारे बच्चों क्या मैं जानता हूँ, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 से, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर I घटा तो क्या ओमेगा बढ़ा, तो सर इसका मतलब जब ये अपने हाथों को पास लाएगा तो क्या बेटे ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्या अब ये फास्टर मूव करेगा। ओके, तो इसका मतलब अब ये फास्टर मूव करने लगेगा। तो जो mg परेशान करता था ना यार, जितने भी फोर्सेस एक्सिस के पैरेलल लग रहे होंगे सबका नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्सेस एक्सिस के जो पैरेलल होते हैं टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। आइए प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों ये अर्थ है, और अर्थ के ये पोल्स हैं, पोल्स पे से अगर आइस मेल्ट होगा तो आइस के मेल्ट होने पर क्या प्यारे बच्चों, ये वाटर यहाँ आएगा, जब वाटर यहाँ आएगा तो क्या एक्सिस से दूर चला जाएगा, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो क्या ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए, और ओमेगा क्या होता है प्यारे बच्चों, 2π/t, यानी कि अगर ओमेगा कम होगा तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो क्या टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो आपकी डे नाइट है, क्या है, डे नाइट, इनका जो टाइम है वो किससे ज्यादा हो जाएगा, वो 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं छोटे छोटे से, जैसे बहुत स्टैंडर्ड सवाल है कि प्यारे बच्चों ये प्लैनेट है, प्लैनेट मतलब सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। क्लियर है? जिसकी रेडियस कितने प्यारे बच्चों, r। ये सिंक हो जाता है। अच्छा अभी किससे घूम रहा है, ओमेगा से। प्लैनेट को क्या कह दूं, अर्थ कह दूं, तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है अपने एक्सिस के अबाउट, सो 24 आवर्स। अब ये क्या हुआ, सिंक हुआ, और सिंक होकर के ये इसकी जो नई रेडियस है वो पुराने वाले की आधी हो गई। तो आपसे पूछ रहा है बताओ यार, अब दिन रात यानी कि जो डे एंड नाइट है वो कितने घंटे के होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब सोचो अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, सिंक कर रही है, तो सिंक करने में जो भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे इसी एक्सिस के अलोंग लग रहे होंगे, तो नेट टॉर्क 0। मजा आ गया सर। I1 ओमेगा 1 बराबर प्यारे बच्चों I2 ओमेगा 2। अब सोचो अगर ये इसकी रेडियस कितनी रह गई, r/2, मास उतना ही है, ध्यान रखना सिंक हुई है तो इसका मास m है, लेकिन रेडियस कितनी हो गई, r/2। तो माना इसकी नई ओमेगा क्या हो गई, ओमेगा 2, इसकी क्या है, ओमेगा 1। तो I1 कितना है सर, 2/5 mr² इज इनटू ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 2/5 m r/2 का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा 2। ये हो गए प्यारे बच्चों छम्मा। तो क्या r² ओमेगा 1 को लिख सकता हूँ 2π/t1 इज इक्वल्स टू, भाई ये सवाल आने वाले सवाल हैं ग्रेविटेशन में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्यारे बच्चों ये हो गया r² 4 इंटू 2π/t
T2 यहाँ से ये आर स्क्वायर से प्यारे बच्चों आर स्क्वायर कैंसिल, सो दैट T2 इज इक्वल्स टू यस T1/4 और T1 कितना बेटे 24 आवर्स। तो जो दिन रात होंगे वो कितने घंटे के हो जाएंगे? अब 6 घंटे के हो जाएंगे। क्लियर है? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। तो ये वाला जो कमाल का फॉर्मूला है आप इसे ध्यान रखें कि अगर आप ये प्रूव कर दें कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज व्हाट 0, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। ये अलग बात है कि आई ओमेगा अपने आप में चेंज हो जाएंगे। आपको याद है प्यारे बच्चों जब आपने उस ट्यूमर वाला एग्जांपल देखा था, जब ये जाता है तो क्या हवा में अपने आप को घुमा देता है। अब सोचो हवा में कैसे घुमा पाएगा, इसको ओमेगा देगा कौन, क्योंकि इसको कोई यहाँ धक्का देने वाला तो है नहीं। तो जब ये अपनी बॉडी को क्या करता है, सिंक कर लेता है, श्रिंक कर लेता है, तो ये अपने आई को घटा देता है। आई घटा लेता है तो इसका ओमेगा बढ़ जाता है, ओमेगा बढ़ जाता है तो उसको घूमने में क्या मिलती है, और जितना घूमेगा उतने ही पॉइंट्स इसके क्या होंगे, ज्यादा होंगे। फिर ये आराम से क्या करता है प्यारे बच्चों, डाइव लगा लेता है। क्लियर है? तो हम अपनी बॉडी के एमआई को कम या ज्यादा करके अपनी एंगुलर स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। आपको किसी एक्सटर्नल टॉर्क के लगाने की जरूरत नहीं है। करते हैं अगला सवाल। जो एक डिस्क है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कितने से, ओमेगा नॉट से, एक एम मास का पार्टिकल। ओके, डिस्क का मास है प्यारे बच्चों कैपिटल एम, एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल आता है और इससे क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। जब ये इस पर स्टिक कर जाएगा तो आपसे पूछ रहा है बताओ कि अब नई ओमेगा क्या होगी। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो भी फोर्स लगेंगे ऑब्वियस है जो mg है, ये जो टक्कर में नॉर्मल जनरेट हुआ है, क्या वो इस एक्सिस के पैरेलल है, और जब कभी भी फोर्स एक्सिस के अलोंग होंगे तो उनके कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होंगे, और जब टॉर्क 0 होगा तो क्या एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अब आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है तो प्यारे बच्चों गिरने से पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था सर, I1 ओमेगा 1, गिरने के बाद सर I2 ओमेगा 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब ये क्या होगा, ये स्टिक कर गई तो अब ये एम मास इसके कॉर्नर पर है, आर रेडियस पर ये चिपक गया, तो मैंने माना कि इसकी नई क्या है, ये ओमेगा 2 है। तो जरा प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। पहले ये तो भी पार्ट नहीं है सिस्टम का, तो पहले क्योंकि ये तो भी चिपका तो नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा सर, डिस्क है ये एक डिस्क है, तो डिस्क का होगा सर mr²/2 इंटू ओमेगा 1 जो कि ओमेगा नॉट है। और प्यारे बच्चों मोमेंटम देखो v कहाँ है, इसकी वेलोसिटी जेंटली इसके ऊपर प्लेस्ड किया गया है, तो इसका मतलब इसकी कोई मोमेंटम लेके आया नहीं है ये, तो इसका मतलब सर दैट इज इक्वल्स टू, ये स्टिक कर गया है। जब ये इसके साथ स्टिक कर गया है तो स्टिक करने पर आप एक काम करें हाँ ये इसको प्लेस्ड कहते हैं ना, प्लेस्ड जेंटली। ओके, तो ये स्टिक कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं। अब I2 में क्या हुआ सर, ये और ये दोनों हो गए। अब इसका तो कितना था सर, mr²/2 था, ये कॉर्नर पर है तो क्या प्यारे बच्चों mr² है, क्या इंटू ओमेगा 2 न्यू ओमेगा आ गया, तो क्या mr²/2 ओमेगा नॉट अपॉन mr²/2 प्लस स्मॉल mr² इज इक्वल टू ओमेगा 2। यहाँ से प्यारे बच्चों r² कैंसिल हो गए और ये आ गए मेरे पास m ओमेगा नॉट अपॉन m ओमेगा नॉट अपॉन m प्लस 2m इज इक्वल्स टू ओमेगा 2। ओके, क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, नई ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन देखें, ये डिस्क है जो किससे घूम रही है, ओमेगा नॉट से, एक पार्टिकल जिसका मास mv नॉट से आता है और आकर के क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। तो जब ये स्टिक कर जाएगा तो क्या अब इस सिस्टम पे ये पार्टिकल यहाँ पर होगा। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो अब इसकी जो ओमेगा है वो नई ओमेगा कुछ इस तरह से देखेंगे, तो मुझसे न्यू ओमेगा पूछ रहा है। क्लियर है? तो जरा सबसे पहले प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं, चूंकि ये इस पर इधर की तरफ आ रहा है ना, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये एक सिस्टम है तो सिस्टम में मान लो यहाँ पे ऐसे करके एक बॉल है लाइक दिस, तो इसको ऐसे शो कर रहा है, ये एक्सिस आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों
अब मुझे समझना होगा यार ये जो भी बॉडी आएगी क्या इस पर नॉर्मल लगाएगी किधर, सर इस पर नॉर्मल लगाएगी डिस्क पर इधर, तो क्या ये भी इस पर इस पार्टिकल पर एक नॉर्मल लगाएगी इधर, क्या ये इक्वल एंड अपोजिट है तो इनके नेट टॉर्क क्या हो गए कैंसिल। एक झटका कहाँ पर आएगा सर, एक झटका आएगा यहाँ हिंज पर, जो भी फोर्स है हिंज पर वो यहीं पर लग रहा है तो हम इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, क्लियर है। तो जिसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा इसका यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं है। तो प्यारे बच्चों लिखते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का इनिशियल, सर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में इसका डिस्क का हुआ I1 ओमेगा नॉट, ओके, यानी कि I ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा नॉट प्लस I ऑफ पार्टिकल इंटू ओमेगा ऑफ पार्टिकल, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv नॉट r से, कैसे, क्योंकि सर ये जब ऐसे जाएगा तो ये कौन सा वेक्टर r, तो जरा देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम आ रही है, तो id ओमेगा नॉट प्लस mv नॉट r वाज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनली ये स्टिक कर गया है, तो दैट फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, दोनों की स्पीड हो गई कॉमन ओमेगा, तो क्या लिख सकता हूँ सर I ऑफ डिस्क प्लस I ऑफ पार्टिकल इनटू नया ओमेगा, as no external torque acting on the system, so L initial is equals to L final, तो क्या है बच्चों ID ओमेगा नॉट प्लस mv नॉट r is equals to ID plus I of particle into ओमेगा। ID कितना है सर, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट प्लस mv नॉट r is equals to mr स्क्वायर बाई 2 प्लस पार्टिकल कहाँ है कॉर्नर पर, तो क्या ये होगा mr स्क्वायर, क्लियर, इनटू क्या लिख सकता हूँ ओमेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो इसका ओमेगा आएगा दैट वुड बी mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट प्लस mv नॉट r प्लस mv नॉट r अपॉन mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr का स्क्वायर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आपका एंगुलर मोमेंटम लिखना है और कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, टक्कर के बाद और टक्कर से पहले वाला, दोनों के एंगुलर मोमेंटम को बराबर कर देना है। क्लियर है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया गेम है, पाइप है जिस पाइप के अंदर आपने क्या किया, धागे से एक बॉल को ऐसे डाला हुआ है और आप ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ पहले तो क्या होता है, अगर आप इस रस्सी को नीचे खींचते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। अब यार ऐसा क्या हुआ कि इसकी रस्सी को नीचे खींचा, रस्सी को नीचे खींचेंगे तो ऑब्वियसली रेडियस कम हो जाएगी, तो सवाल है कि स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात बताओ, क्या टेंशन इधर की तरफ लग रहे होंगे, यस सर। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या ये आर वेक्टर है, तो इसका टेंशन अगर इसके अलोंग लग रही है तो इसका मतलब टॉर्क क्या है, इसी को। वैसे भी आप याद रखें प्यारे बच्चों, जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, कौन से फोर्सेस, सेंटर, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर लगते हैं, उनके टॉर्क हमेशा क्या होते हैं, जीरो। और जैसे टॉर्क जीरो है तो मजा आ गया सर, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। अब बताओ प्यारे बच्चों रेडियस कितनी है यार, मास m और वेलोसिटी है v कहाँ की तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना सर mv। अब फाइनली बोलो सर मास तो m ही है, इस डिस्टेंस कितनी हो गई r/2, तो v डैश या v2 इंटू r/2, ये छम्मा छम्मा हो गए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो मेरे पास क्या v2 होगा, दैट v2 is 2, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आप यूज कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, किसी भी सर्कल में बहुत प्यारा रिजल्ट है बच्चों, क्या v1 r1 is equals to v2 r2, जबकि टॉर्क कितना आ रहा हो, जीरो। यही कारण है, आपको ध्यान होगा जब हम पढ़ते हैं प्लैनेटरी मोशन, जिसमें सन है यहाँ पर, अर्थ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो जरा बताओ प्यारे बच्चों, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, यस सर। तो जब ये सेंट्रल फोर्स है तो क्या इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। टॉर्क जीरो तो क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। अब बताओ इसका मास कितना है m, यहाँ स्पीड कितनी है v1, माने डिस्टेंस कितनी है r1, ये कितनी है r2, ये कितना है v2, मास तो कितना होगा m ही होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, व्हाट डज दिस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन स्टेट, सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहेगा कि सर चूंकि टॉर्क जीरो है तो क्या एम इनिशियल बराबर एल फाइनल। यहाँ कितना हुआ प्यारे बच्चों, सर एम
V1R1, यहाँ कितना हुआ सर M V2R2, तो यहाँ से क्या V1R1 बराबर V2R2 क्या देखिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या R हाँ सही तो है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R बढ़ेगा तो क्या V कम होगा, इसलिए सैटेलाइट जब इसके पास से गुजरती है तो R के कम होने पर ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपने मंगलयान वगैरह पिक्चरों में देखा ही होगा। तो कमाल का कंसेप्ट है। सेंट्रल फोर्सेस के लिए टॉर्क क्या होता है, जीरो। तो आप पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखो और उसको कंजर्व कर दो प्यारे बच्चों। क्या फर्क पड़ता है, पाथ इलेक्ट्रिकल है तो भी, क्योंकि फोर्स तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगता है। क्लियर है, पढ़ते हैं आगे। कई बार पूछा गया, ध्यान से सुने। ये एक बॉडी है जो किससे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, और इसके ऊपर एक दूसरी वाली डिस्क को जेंटली प्लेस कर दिया गया है। कैसे प्लेस कर दिया गया, जेंटली, और फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो प्यारा बच्चों होगा कि जब ये इसके ऊपर आएगी तो आएगी, थोड़ी देर के लिए कचरा पचर होगी, और फिर बाद में दोनों के दोनों एक कॉमन ओमेगा से घूमने लग जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉमन ओमेगा बताइए, है ना, जब स्लीपिंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ये बताओ, जब ये ऐसे आके गिर रही होगी तो जो इसका mg होगा क्या वो एक्सिस के अलोंग होगा, तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंट टॉर्क क्या होगा, जीरो, यानी कि mg का तो टॉर्क आएगा ही नहीं। उसके बाद जब ये बॉडी इसके ऊपर गिर रही होगी तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में क्या ऑब्वियस है, यहाँ पर जब ये आगे जा रहा होगा तो उस पर फ्रिक्शन पीछे, तो इतनी ही अमाउंट में इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो दोनों का नेट टॉर्क हर पॉइंट पर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम में लगने वाला नेट टॉर्क कितना है, जीरो, पहले भी और बाद में भी। तो सर मजा आ गया, क्या एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड? यस। अब बताओ इसका कितना था, सर इसका था आई ओमेगा नॉट, आइडेंटिकल है। इसका कितना था, जीरो। अब दोनों क्लब हो गई है, तो क्लब होने पर सर I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, जो कि आई के बराबर है। तो प्यारे बच्चों आई ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 आई ओमेगा। तो छम्मा क्या ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट बाई 2। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। तो ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा अब ओमेगा नॉट बाई 2 आ जाएगी। प्यारे बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, इसी तरह से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो ऐसे लिख सकता हूँ। और एक और बात प्यारे बच्चों यहाँ से, दैट kr इज इक्वल्स टू 1/2, हाँ जी, आई ओमेगा। बेटा आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आई से डिवाइड कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि इट वुड बी l स्क्वायर बाई 2i, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज l स्क्वायर अपॉन 2i। अब यहाँ से ध्यान से समझो, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर किसी पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसलिए प्लीज ध्यान रखें, ये तब वैलिड होता है जबकि L क्या है, L की वैल्यू कांस्टेंट है। और प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ली कि कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है सिंपल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या कर दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए। अब एक बात बताइए, व्हाट इज फाइनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? सो दैट फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों हाफ आई तो क्या हो गया, 2i हो गया है इंटू ओमेगा का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू केवल i इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई थी सर, अभी प्रूफ ओमेगा नॉट बाई 2, सो दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू यस i ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2
आई ओमेगा नॉट स्क्वायर से 1/4 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, वो भी कैसा, नेगेटिव। तो व्हाट डज दिस नेगेटिव सिग्निफाइज, इसका मतलब ये बता रहा है कि देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, कभी कभी आपसे वर्क डन पूछ लेता है तो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कर लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल को माइनस कर दोगे तो मेरे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ समझना है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो आई के बढ़ने पर के की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ भी तो यही हो रहा था। इस प्रोसेस में हुआ क्या, ओमेगा की वैल्यू सोचो, जैसे आई बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी घट गई, तो ये भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। बच्चों रॉड जिसका मास m, लेंथ कितनी है l, यहाँ स्ट्रिंग से बनी हुई है। अब आपसे कह रहा है कि ओमेगा ऑफ द रॉड निकालने व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। स्ट्रिंग को काटा आपने तो ये रॉड यहाँ पहुंच गई, ओके। तो जिस समय यहाँ होगी तो उसके पास एक ओमेगा होगा। तो आपसे कह रहा ओमेगा की वैल्यू क्या कीजिए, कैलकुलेट। बहुत आसान सवाल है प्यारे बच्चों, जस्ट आफ्टर कटिंग ओमेगा कितना, 0। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रहे जिस एक्सिस का रॉड हिंज होती है उसी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है mg HCM। HCM क्या है प्यारे बच्चों, HCM है आप जो भी रेफरेंस लेवल होता है उससे सेंटर ऑफ मास की हाइट कहलाती है। क्लियर? दिस इज व्हाट, दिस इज HCM। तो प्यारे बच्चों अभी अच्छा रेफरेंस लेवल कहीं भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आपने जीपी को क्या माना है बच्चों, 0, तो सेंटर ऑफ मास इसका यही होगा, ओके। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, 0 आ गई। अब फाइनली क्या होगा ध्यान से समझिए, फाइनली इसका सेंटर ऑफ मास आ गया कितने नीचे, सर L/2 नीचे। इसके नीचे मतलब नेगेटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव, ओके। तो सर इसका मतलब इस समय पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg/2 और प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा है तो टोटल एनर्जी कैन बी कंजर्व। सो दिस एनर्जी इज व्हाट, k initial plus u initial is equals to k final plus u final। तो प्यारे बच्चों k initial कितना है, 0 plus 0, k final हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ये आ गया माइनस mg/2। क्लियर? यहाँ से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg/2। आई कितना प्यारे बच्चों, सब ml/3 यूज कर सकता हूँ, तो हाफ ml/3 ओमेगा स्क्वायर इज mg/2। क्लियर प्यारे बच्चों? यहाँ से क्षमा हो गए 2 से 2, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3g/L। so this omega is under the root of 3g/L। क्लियर है? तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, उसके ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूँ और कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ओमेगा कैलकुलेट करो इस इंस्टेंट पर, कौन से इंस्टेंट पर, जब ये यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बना रहे हो, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। तो स्ट्रिंग कट है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। यानी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। अब जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। तो जरा देखो ये लेंथ कितनी है, ये है L/2। तो प्यारे बच्चों ये वाला होगा L/2 sin 37। बस हो गया काम। रेफरेंस लेवल के नीचे मतलब नेगेटिव, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक 0, पोटेंशियल 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सर हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg/2 बच्चों sin 37। क्लियर है? बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin 37 कितना होता है मेरे बच्चों, सही आ जाएगा 3/5 और यहाँ से मेरे बच्चों हाफ चमचा हो गए। I is ml square by 3 omega square is mg by हो गया 5। तो यहाँ से ये हो गए, ये भी हो गया। तो क्या ओमेगा स्क्वायर इज 3g by 5l का अंडर रूट आ जाएगा।
क्लियर है मेरे बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक रॉड है, रेस्ट इसको रिलीज कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ इसकी ओमेगा ऑफ द रॉड जब ये कितना मूव कर रहा है 180 डिग्री, यानी कि कहाँ पे आ जाए तो इस जगह पर। सबसे पहला काम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा कितना 0, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी 0। प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या ये इसका सेंटर ऑफ मास? यस सर। क्या प्यारे बच्चों कहीं भी डिफरेंस लेवल मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ मानोगे तो भी आंसर वही आएगा, फिलहाल यहाँ पे मानना चाहिए। तो इसके ऊपर कितना ऊपर सर L/2 ऊपर, तो ये हुआ mg L/2। क्लियर है प्यारे बच्चों? फाइनली यहाँ पहुंचा, जब यहाँ पहुंचा तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस mg L/2। क्लियर है प्यारे बच्चों? और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ I omega square, energy can be conserved. Okay, so K initial plus U initial is equals to K final plus U final. What is K initial? So 0 plus mg L/2 half I omega square minus mg L/2। इधर चला गया प्यारे बच्चों, ये कितना? This is mg L is equals to half ml square by 3 लिख सकते हैं into omega। यहाँ से हो गए तो क्या होगा स्क्वायर 3g/2 3g नो सॉरी, यहाँ से क्या बच्चों ये आ जाएगा 6g। क्लियर है? सो अगर प्यारे बच्चों यहीं पे क्या होता है, रॉड की जगह डिस्क होती है, तो डिस्क होती तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली डिफरेंट होता। तो आप इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी रोटेशन में हम लोग एक लेक्चर और लेने वाले हैं, थोड़ा सा समय दीजिए इस लेक्चर के ऊपर, और उसके बाद तो उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, और प्यारे बच्चों साथ ही साथ एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टॉपलिंग। ओके, तो इतना